दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों भारत सरकार ने जातिवार जनगणना कराने का ऐलान 30 अप्रैल 2025 को ही कर दिया था। लेकिन कार्यक्रम क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा जनगणना का, उसकी घोषणा 4 तारीख को की गई है, यानी बीते कल। और आज के अखबारों में आप सबने खबर भी पढ़ी होगी। अब ये जो जातिवार जनगणना आज़ादी के बाद क्या 1931 के बाद पहली बार हो रही है। एक बार और हुई थी लेकिन विश्व युद्ध के कारण उसके आंकड़े सामने नहीं आ सके थे। ये विपक्ष के और आम जनता के बीच जो आवाज उठ रही थी उसके दबाव में आकर मौजूदा सरकार ने ये फैसला उसको करना पड़ा। वरना ऑफिशियली पार्लियामेंट में भी सरकार कह चुकी थी कि जातिवार जनगणना से जातिवाद फैलेगा। ये देश के लिए बहुत ही खराब होगा। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक पहलू उभर कर सामने आ रहा है इस जनगणना में कि ओबीसी कम्युनिटी वाइज कोई डेटा अलग से नहीं मिल पाएगा, परसेंटेज भी नहीं मिल पाएगा ओबीसी कम्युनिटी के एज सच कि उनकी पॉपुलेशन कितने परसेंट है। अब तक मंडल कमीशन से लेकर अब तक लगातार इस बात पर विवाद रहा है कि भाई ओबीसी कम्युनिटी का पॉपुलेशन कितना है। मंडल साहब ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा था कि उनको कितनी परेशानी हुई ये पता करने में कि कितना परसेंट है, और इसके लिए बहुत सारी कोशिशें की गई और तब जाकर कुछ एक अंदाजा मिला। तो इस बार भी जबकि जनगणना हो रही है लेकिन ओबीसी की सच संख्या न बताई जाएगी और न परसेंटेज बताया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो ओबीसी कम्युनिटी में आने वाली जातियां हैं उनकी अलग अलग गिनती होगी, उनके परसेंटेज भी आ सकेंगे, उनके आंकड़े भी। अब जोड़ घटाव में जो बहुत तेज लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, वो काउंट करके ओबीसी का एक अपना आकलन पेश कर सकेंगे अखबारों में या कहीं भी। ये एक कहानी बन रही है। और दूसरी कहानी यह है कि ऐसे मौके पर यह शेड्यूल घोषित कर दिया गया ऑल ऑफ सडन, जब सरकार स्वयं कटघरे में थी, लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे थे, और जो एक सरकार की समर्थक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे ज्यादा सवाल आम जनता के बीच से उठ रहे थे, अपोजिशन के बीच से उठ ही रहे थे। और वो था इंडो पाक कन्फ्लिक्ट को लेकर। जिस तरह से बिहेव किया सरकार ने, जिस तरह कई फैसले लिए गए, और जिस तरह ऑल ऑफ सडन बहुत सारे खुलासे कर दिए गए, वो भी आर्मी के टॉप ऑफिशियल सीडीएस के जरिए, वो भी देश से बाहर, सिंगापुर में ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में। तो ये सब बहुत सारी चीजें हो रही थी। इसी बीच में अचानक ये घोषणा हुई। हम इसी घोषणा के विविध पहलुओं पर, अलग अलग पहलुओं पर आज बात करेंगे। और बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान, जो सामाजिक न्याय के पहलू पर, जातिवार जनगणना के पहलू पर न सिर्फ बोलते और लिखते रहे हैं बल्कि अपने 23 समाज को चेताते भी रहे हैं, समाज के अंदर विचार भी ले जाते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओम शंकर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्तर के बड़े अस्पताल में हृदय रोग जो डिपार्टमेंट है उसके आप अध्यक्ष हैं। और दूसरे मेहमान हमारे हैं सुभाष चंद्र कुशवाहा, देश के जाने माने हिंदी लेखक, कई पुस्तकों के रचयिता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर ओम शंकर, क्योंकि आप जातिवार जनगणना को लेकर काफी दिनों से अभियान चलाते रहे, लगातार इस पर बातचीत करते रहे, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल जो ब्रीफ किया प्रेस को, और उसके आधार पर जो चीजें छपी हैं, जो चीजें सामने आई हैं, आपको उनको पढ़कर क्या आपका रिएक्शन है, आपका रिस्पांस क्या है? ये बड़ा ही दुखद है। और मुझे लगता है सर, ये जातिगत जनगणना जिस वजह से की जा रही है उसके ऊपर ही सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जातिगत जनगणना करना क्यों है। करने की वजह है कि इसके आधार पर आप ये जान पाएंगे कि कौन से समाज का रिप्रेजेंटेशन जो पॉलिसी मेकिंग है और अन्य जगहों पर है उसका कितना प्रतिनिधित्व है, सत्ता और शक्ति के स्रोतों पर उसका कितना अधिकार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में आरक्षण जातीय आधार पर उपलब्ध नहीं है किसी को भी, सिवाय ईडब्ल्यूएस आरक्षण के।
इसके अलावा जो भी आरक्षण है, चाहे शेड्यूल कास्ट के हैं तो एक वो कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब है तो वो एक कम्युनिटी है, और ओबीसी है तो वो एक कम्युनिटी है। अगर हम जातियों के नंबर सिर्फ बता दें तो कानूनी वैधता इससे नहीं होगी कि किस वर्ग को का कितना नंबर है, और जब कानूनी वैधता नहीं होगी तो यानी इम्प्लीमेंटेशन इसको नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। अब ये वास्तविक जो लड़ाई है, ये हजारों सालों से चले आ रहे अ, जो एक वर्गीय संघर्ष है जिसको आप कह सकते हैं, उस वर्गीय संघर्ष का ही ये नतीजा है कि सबसे पहले मनुस्मृति के समय से ही समाज के एक वर्ग जिसको शूद्र कहते हैं, उसको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। किन-किन अधिकारों से? शिक्षा के अधिकारों से वंचित कर दिया, ताकि आप में ज्ञान ना विकसित हो सके और गुलाम बने रह सके। दूसरा है धन या जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे कि पूरा समाज चलता है, उस धन के अधिकार से आपको वंचित कर दिया। और तीसरा है सम्मान के अधिकार से। जातिगत जनगणना के जो मुख्य वजह है, जो मैं कह रहा था कि आखिर आज जो है किसी भी वर्ग को जो आरक्षण आप कह रहे हैं उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी जो मूल आत्मा है वो मनुस्मृति के निर्माण और उनके कानूनों द्वारा समाज में पैदा की गई विषमता है, और उस विषमता को की वजह थी कि आपसे शिक्षा के अधिकार, संपत्ति के अधिकार और सम्मान के अधिकार जो है छीन लिए गए। और इसको वापस पाने के लिए, चूंकि हजारों सालों से आपको कमजोर कर दिया गया है, तो देखने में अगर कोई एक लड़ाई में यानी या प्रतियोगिता में आपको अगर सामने खड़ा कर दिया जाए, तो देखने में तो लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी जो है इक्वल लड़ाई है, लेकिन वास्तविक नहीं होगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे एक तरफ बिल्ली है और एक तरफ चीता है, और बीच के ठीक मिडल में एक मांस का टुकड़ा रख दिया जाए, तो देखने में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दिखेगा। एक तरफ बिल्ली है और दूसरी तरफ जो चीता है, और डिस्टेंस जो है समानांतर है। लेकिन चूंकि बिल्ली एक छोटा प्राणी है और चीता बहुत ही शार्प है, तो हर बार वो मांस टुकड़ा चीता खा जाएगा और बिल्ली एक भी बार नहीं खा पाएगी। आरक्षण का मतलब क्या है? अगर दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, तो एक बीच में दीवार खड़ा करिए, मूवेबल दीवार, जो एक तरफ बिल्ली को एक्सक्लूड कर दे और दूसरे बार चीता को एक्सक्लूड कर दे, ताकि दोनों को बराबर मौका मिले। और यही आरक्षण की व्यवस्था है। जब संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी परिकल्पना की, संविधान सभा में बहुत सारे बहसें हुई, और उसके बाद जो है इस वर्ग की उत्पत्ति हुई, और किस आधार पर आरक्षण होना चाहिए उसका निर्णय लिया गया बहुत डिबेट और डिस्कशन के बाद। उसमें जो आधार निर्धारित किए गए, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन, इसके अलावा किसी और आधार पर आरक्षण नहीं दिया सकता। ये गैर बात है, ये दिगर है कि इसकी सीमाओं को, इस बाउंड्री को संविधान द्वारा और हमारे जो पुरखों द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण के समय जो ये सीमाएं निर्धारित की गई थी, जो राइडर्स थे, उसको खत्म करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संपूर्ण जातीय आधार पर आरक्षण दिया गया। इंदिरा साहनी केस जो लास्ट टाइम हुआ था, 9 जज जो जजमेंट था, उन्होंने भी बहुत क्लियरली कहा था कि जातीय आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं हो सकता है। अब अगर और उन्होंने दूसरी जो बात कही थी दो कि 50% की एक सीलिंग लगा दी थी, जो कि सरासर अवैध है। क्योंकि अगर अगर आप देखें, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आप 10% निर्धारित करते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन 15% निर्धारित करते हैं, और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन 7.5% निर्धारित करते हैं। तो ये उनके जातीय अनुपात में है। लेकिन बाकी के जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी जनसंख्या के आधे, एक तो पहले आपने आधे से भी कम रिजर्वेशन दिया, और उस रिजर्वेशन को भी जब 50% की राइडर आप लगा देंगे, तो वास्तविक में वो 27% से घट के 10% हो जाएगा। और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 10% की सीमा आपने ब्रेक नहीं की, 50% जो इंदिरा साहनी केस में निर्धारित हुई थी,
और ईडब्ल्यूएस को भी कानूनी वैधता प्राप्त कर दी, तो ये 10% आएगा कहाँ से? या तो शेड्यूल कास्ट के हक से आएगा, या शेड्यूल ट्राइब के हक से आएगा जो 49.5 है, या ओबीसी के हक से आएगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हक से तो जा नहीं रहा है, तो ये जा रहा है ओबीसी के हक से। तो अगर वास्तविक में आज आरक्षण देखें तो मात्र 17% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिल रहा है, जबकि मिलना इसको अगर आज की संख्या में देखें, जो बिहार को अगर मॉडल माना जाए, तो इनकी संख्या जो है 63% के आसपास है। और अक्रॉस द कंट्री मैं आपको आज बेट कर सकता हूं कि जब भी ये जनगणना होगी, ये 60% से प्लस में ही आएगी। जी, अब मैं सवाल फिर आपके पास आऊंगा डॉक्टर साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगा। सुभाष जी, आपकी क्या राय है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं 63% या 60% जो भी हो, वो तो आंकड़े आएंगे सामने, लेकिन इस बार आंकड़े ओबीसी समुदाय के लिए नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग जातियों के आंकड़े आ रहे हैं। तो ओबीसी एक ब्लॉक के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है सरकार, या जनगणना में उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। इसके इम्प्लीकेशन आप क्या देख रहे हैं? धन्यवाद उर्मिलेश जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भाजपा ने इसको स्वीकार कर लिया जाति जनगणना को, तभी कुछ अजीब सा लगा, पता नहीं क्यों। हम स्वागत करने के बजाय कुछ एक खटका लगा कि एकाएक जो है, जो भाजपा कल तक ये कह रही थी कि समूचा विपक्ष जो है जाति जनगणना की मांग करके अराजकता की ओर समाज को ले जा रहा है, वो एकाएक इस बिंदु पर सक्रिय हो गई और उसको स्वीकार कर लिया। चलिए, अगर उनकी मंशा को अगर बेहतर होती और न्यायपरक होती तो हम उसको स्वीकार करते, हम खुश होते। लेकिन पिछले के सारे इतिहास से बता रहे हैं कि जो कुछ किया है इन्होंने, जो कुछ कहा है, उसके उल्टा वो चले। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर का को सम्मान देने की बात उन्होंने कहा हो, और उसके बाद जो कुछ हुआ हमारे सामने है। संविधान को लेकर उन्होंने जो भी माथा टेकने की बात आई हो, और संविधान को जिस रूप में प्रयोग किया गया वो हमारे सामने है। संसद को जिस रूप में संसद की सीढ़ियों पर प्रधानमंत्री जी ने माथा टेका और संसद को जहां पहुंचा दिया गया वो हमारे सामने है। तो सारे जो स्थापित संस्थाएं हैं और जो विधियां हैं, उनको तो आप धीरे धीरे ध्वस्त करते जा रहे हैं। इसलिए शंका होना स्वाभाविक है कि ओबीसी को जाति गणना आप करना चाह रहे हैं, लेकिन ओबीसी एक वर्ग है, उसको मान्यता नहीं देना चाह रहे। ओबीसी आयोग बना सकते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी अपनी जाति जी ओबीसी वर्ग से अपने को कहते हैं, ओबीसी आयोग बनाते हैं। तो ओबीसी वर्ग को आप कानूनी मान्यता क्यों नहीं देना चाहते? ये बड़ी बात है। वो सिर्फ इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि ये ओबीसी बड़ा वर्ग है और इस देश की व्यापक पॉपुलेशन, व्यापक जनसंख्या उसके अंतर्गत आती है, और उस अम्ब्रेला के तहत जो बहुत सारी जातियां हैं वो कहीं संगठित न हो जाएं और सामूहिक रूप से अपनी मांग को आगे हमारे सामने न रखें, उसको रोकना चाहते। एक और बात है कि बीजेपी की सारी नीतियों को अगर आप गौर से देखेंगे तो विभाजनकारी नीतियां, वे तोड़ने वाली नीतियां, वो चाहे हिंदू मुस्लिम में तोड़ती हो या ओबीसी के अंदर जातियों को तोड़ने की का अलग अलग, कुम्हार को अलग, प्रजापति को, यादव को अलग, कुशवाहा को अलग। तो उनकी एक नीति ही रही है कि इस चीजों को विभाजित करो। विभाजन से हमेशा समाज कमजोर पड़ता है और वो अपनी बात नहीं कह पाता है। जो समाज सदियों से इतना कमजोर बना दिया गया है कि वो एक साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको आप और तोड़ देना चाह रहे हैं। सुभाष जी, मैं यहीं पर एक सवाल आपसे करूंगा और यही सवाल मैं डॉक्टर ओम शंकर से भी करूंगा। जो आप कह रहे हैं, आर्गुमेंट जो दे रहे हैं, इसका जवाब बीजेपी और आरएसएस के नेता, खासकर बीजेपी के नेता जो हैं, वो ये देते हैं कि भाई जो पिछड़ी जातियां हैं वो अलग अलग किस्म की हैं, अलग अलग उनका स्टेटस है। उसमें जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला है अब तक ठीक से। इसलिए हम लोग, यानी बीजेपी की जो सरकार आई है,
हम उनको दिलाने के लिए सामाजिक न्याय, उनको भी रिजर्वेशन का फायदा मिले, ताकि कुछ जातियां जो ऊपर की हैं वो सारा रिजर्वेशन अपने लिए हड़प न लें। हम उनके साथ न्याय करने जा रहे हैं। ये बातें वो पहले भी कहते थे। और आपको याद होगा जब एसटी कम्युनिटी में जो विभाजन कराया गया काफी बड़े पैमाने पर, उसमें सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला आ गया और उसको बीजेपी ने काफी बड़े पैमाने पर हरियाणा चुनाव से पहले प्रचारित किया अपने अचीवमेंट के रूप में। तो ओबीसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर आपसे सवाल करूं तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ओबीसी के लिए भी वो कहेंगे कि अति पिछड़ों को हम फायदा देने के लिए सब कर रहे हैं। देखिए, अगर इतनी अच्छी नीति है भाजपा के पास जो अति पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 2018 से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का मामला लटका हुआ है और लगभग 19,000 पद जो है ओबीसी को वो एकदम छीन लिए गए हैं। मैंने तो पहले भी इस पर लिखा था कि आप जिन जिन ओबीसी जातियों को आप मानते हैं कि वो बहुत आगे हैं, उनको छोड़िए ना, बाकी सबको दे दीजिए। 19,000 जो पद है आप नहीं दे पा रहे हैं 2018 से। देखिए, ऐसे कोई उनकी मंशा है ही नहीं। ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं, निश्चय ही कुछ जातियां आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, थोड़ी बहुत, कुछ पीछे होंगी, संभव है, बहुत सारी जातियां। इस वर्ग को पहले कानूनी मान्यता दीजिए, इस वर्ग का जो हिस्सा होता है उसको तय कीजिए। वो हिस्सा सरकारी पदों में हो और निजी में, दोनों जगह तय करिए। और उसके बाद हम उस हिस्से के अंतर्गत जो हमारा मान लीजिए 54% हिस्सा है, उसके अंतर्गत फिर हम जातियों की बात कर लेंगे। पहले इस बात को तो तय करिए ना कि ये ओबीसी को हमें 54% देना ही देना है। ये अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं आई है। जी जी, जनगणना की कोई एकदम, देखिए, आंकड़ों को कलेक्ट करके उसको कैसे हम उसको विश्लेषित करेंगे। सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण होता है और वही हमको रिजल्ट देता है। बिखरे हुए आंकड़े कोई परिदृश्य नहीं देंगे। जब आप ब्राह्मण को कहते हैं कि ब्राह्मण क्या जनसंख्या इतनी होगी, ठाकुर की इतनी होगी, ब्राह्मण में भी तो बहुत सारी जातियां हैं, ठाकुरों में तो बहुत सारी जातियां हैं, तो क्या सब अलग अलग जातियां बताएंगे क्या? ब्राह्मणों की, ठाकुरों की, अलग अलग जातियों की आप संख्या बताएंगे क्या? तो बहुत जरूरी है कि ओबीसी की संख्या बताई जाए। आप जातियों की जनगणना करिए, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हर राज्य में जो ओबीसी वर्ग में जो जातियां आती हैं उनका प्रतिशत आना चाहिए। पता चले कि एक व्यापक आबादी, अभी उसके पास घर नहीं है, एक व्यापक आबादी के पास नौकरी में 27% अब तक जो दिया गया था, एक आध राज्यों के बाद छोड़ दीजिए जहां 14% है, 27% वाले राज्यों में भी आज तक 14% से ऊपर आप नौकरी नहीं दे पाए जी। वो छोटे पदों पर नौकरी नहीं पाए, बड़े पदों पर तो वो भी 5% भी नहीं दे पाए। तो ऐसी स्थिति में जी सुभाष जी, हम आएंगे आपके यहाँ। जी डॉक्टर ओम शंकर, जो सवाल मैंने सुभाष जी से पूछा वही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका क्या इस पर समझ बनती है और आप कैसे अपने को प्रकट करेंगे, इस पर कैसे व्यक्त करेंगे? सर, इसमें हमारे पास एक बिहार मॉडल है और जिससे समझने के लिए हमको मदद मिलेगी कि सब कैटेगराइजेशन जो है वो क्या है और क्यों है और किस लिए है। जैसे सर ने सुभाष सर ने बताया कि सबसे पहले तो उनकी बेसिक नीति है कि फूट डालो और शासन करो। ये अंग्रेज की नीति नहीं है, ये हमारे ही समाज में पैदा किए एक वर्ग की है जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, फिर जाति व्यवस्था बनाई और वहाँ उस ज्ञान को अंग्रेज ने लिया और फिर से वापस ये लोग अपने ज्ञान को ले रहे हैं ताकि आप देखिए, अब विघटन करने का तो कोई सीमा ही नहीं है। आप करते जाइए, जातियां हैं, उपजातियां, फिर आदमी व्यक्ति को आप करें तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो क्या आप 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 इतने लोगों को इतना 0.00 में आप रिजर्वेशन को बांटेंगे क्या? नहीं। असली मकसद ये है कि कोई वर्ग जो उनसे लड़ पाए या सत्ता में आने की संभावना हो और उनके वर्चस्व को चुनौती दे, वो वैसा वर्ग नहीं चाहता है। अब अगर देखिए, डोमिनेंट कास्ट की जब भी हम ओबीसी में बात करते हैं तो मुख्यतया लोग यादव बनाम अदर्स करते हैं और इसका विश्लेषण जो आपको डाटा के हिसाब से समझना पड़ेगा। जिस यादव जाति को आप समझते हैं कि ये सबका हक खा जा रहा है, वो बिहार के 14% से ज्यादा है, यानी कि अपर कास्ट के पॉपुलेशन के 1.5 गुने है।
और उनका रिप्रेजेंटेशन 2% के आसपास है। ये वहां के आधिकारिक आंकड़े हैं। और लैंड में भी जितनी उनकी जनसंख्या, उसके 1/3 लैंड ही उसके कब्जे में है। यानी कि, और इस सब का आंसर आज नहीं, बल्कि मंडल आयोग ने बहुत पहले इसका जवाब दे चुका है, क्योंकि मंडल आयोग में सिफारिशें जो है ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर हुआ था, वहां सब्जेक्टिविटी और ओपेसिटी नहीं थी। तो इसके सवाल पहले भी दिए गए थे और उसका पुनः जो है, एक आपको जैसे कहते हैं कि आप सैंपलिंग करते हैं ना, जैसे मतगणना और जनगणना में आजकल ये सैंपलिंग शुरू कर दिए, वैसे ये जो जिसमें की नहीं जानी चाहिए, ये असली एक सैंपलिंग आपके समाज का, आपके देश का हो चुका है। और उस स्नैपशॉट में आपने देखा है कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि कोई डोमिनेंट कास्ट जो है और किसी भी अपने कास्ट के लोगों का अधिकार नहीं छीन रहा है। और इसमें असली अधिकार छीन कौन रहा है, ये भी समझना चाहिए। इस जिनकी जनसंख्या 7% है, उनको रिजर्वेशन 17% मिल रहा है, तो बाकी के जो 33% बचते हैं, वो 43%, तो वो आखिर कौन ले रहा है? क्या सामान्य वर्ग वो नहीं है? सामान्य वर्ग को बनाकर आपकी एंट्री भी उसी में बैन नहीं कर दी गई है? क्या वो उसी ओबीसी वर्ग का हिस्सा नहीं है? क्योंकि बाकी वर्गों को, उच्च वर्ग के 10% को तो हिस्सा मिल चुका है ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल कास्ट को 15% मिल चुका है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% मिल चुका है। तो बाकी जो भी है वो तो ओबीसी का ही हिस्सा है। अगर जाति के आधार पर देखेंगे और धर्म के आधार पर भी ऐसे ही विश्लेषण किया जा सकता है। और सरकार ये दोषी नहीं है, बल्कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की सरकार रही हो, उसमें जो पॉलिसी मेकिंग है, मैंने कहा वो अपर कास्ट पीपल है। वो हमेशा पार्टियां बदलते रहेंगे, लेकिन सोच एक ही है कि जिस दिन ओबीसी एकजुट रहेगा और उनको उनका अधिकार मिलेगा, तो जो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अमंग हिंदूज के, हिंदुओं में जो अल्पसंख्यक हैं, उच्च वर्ग, वो कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और तभी या दो ही तरीके से सत्ता में आ सकते हैं, या तो वो संविधान को माने और लोगों को रिप्रेजेंट करे, जैसे जयललिता मॉडल। हालांकि उन्होंने वो उच्च वर्ग से आती थी, लेकिन उन्होंने जो नियम कायदे कानून को फॉलो करके उनके जो हक थे वो उनको दे दिया, तो वो सत्ता में आ सकते हैं। और ये देना नहीं चाहते। यानी कि समुद्र, ये जो ऊंच नीच की खाइयां हैं, ये हमेशा ये वर्ग बनाकर रखना चाहते हैं। और जब नीतियों में आपके मतलब जनसंख्या के अनुपात पर आपके अधिकार सुनिश्चित हो जाएंगे, लैंड लेबर और से लेकर पॉलिसी मेकिंग में, मीडिया में, पूंजीपतियों में, और कुलपति में, राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, जब ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो ये समाज अपने आप ग्रो करेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जो इनकी मूल संरचना है, जब उसमें आपको वजीफा दिया जाएगा, उसको खर्च किया जाएगा आपके बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ में, तो ये समाज अपने आप समानांतर रूप से विकसित करेगा। और यही विकास का एकमात्र मॉडल है, और दूसरा कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे पास बिल्कुल 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट में दोनों लोगों को बोलना है। और एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, फिर मैं आ जाऊंगा सुभाष जी के पास, कि आप जो कह रहे हैं कि इन तबकों में अशिक्षा का है कमी, शिक्षा की कमी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और अलग अलग क्षेत्रों में इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों में इस हल्के में अगर आप देखें, इन समुदायों में हाल के वर्षों में बीजेपी ने, जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है, उसने काफी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, काफी उसमें अपना बेस बनाया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि आज की तारीख में अगर ओबीसी कम्युनिटी की काउंटिंग नहीं होने की बात है, परसेंटेज नहीं बताने की बात है, तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को क्या आपको लगता है कि जो ओबीसी कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज या नेशनल पार्टीज, क्या वो उठाने जा रही हैं? क्योंकि घटना आज की है, अखबारों में तो आज ही छपी है, फैसला भले कल हुआ है। क्या आपको लगता है कि यह मुद्दा वो बनाने की स्थिति में है? मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपने आप को, अपना स्वरूप बदलना चाहती है, पहले से जो पहले सो कॉल्ड उच्च वर्गों की पार्टी कही जाती थी, अगर वो सच में पिछड़े दलित आदिवासियों की पार्टी कहलाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि सिर्फ जाति गिनने से अधिकार नहीं सुनिश्चित होंगे। अधिकार देने के लिए उनका वर्गों का नंबर बताना होगा। और अगर इस वर्ग के नंबर पर वो आंदोलन पुनः नहीं करते हैं, मानते हैं कि लोगों ने मिलकर एक जीत छोटी सी हासिल की है कि जातिगत जनगणना है, लेकिन मसला फिर वहीं फंस के रह जाएगा, नंबर आएंगे और मिलेगा कुछ नहीं। और यही उच्च वर्ग के लोगों का
अपना एक सोच है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि आप जो है ये जातिगत जनगणना करवाकर अपने अधिकार ले लें। आप भी उनके समांतर में बैठ जाए और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की जो मूल अवधारणा है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मूल अवधारणा है, जो समग्र विकास की मूल अवधारणा है, जो समान सम्मान की जो लड़ाई है, वो आपको भी हासिल हो जाए, ये कतई जी। नहीं चाहते हैं। और इसीलिए इस दबे कुचले वर्ग के जो भी क्लेमेंट हैं कि हम नेता हैं उसके लिए अगले चुनाव के लिए, होने वाले चुनाव के लिए ये मूल आत्मा है जिस पर बहस करनी चाहिए। जी। सुभाष जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं है आप? हाँ जी, आपकी क्या मैं राय फिर इस से, मुद्दे पर है? मुझे आवाज नहीं आ रही थी, एक बार फिर से दोहरा देंगे क्या संक्षेप में? हाँ, डॉक्टर ओम शंकर से मैंने ये सवाल पूछा कि जो कैटेगराइजेशन अभी दिखाई पड़ रहा है कि सिर्फ जातियों की गिनती की जाएगी ओबीसी कम्युनिटी में, और ओबीसी की जातियों की गिनती होनी चाहिए, बिल्कुल सभी मानते हैं इस बात को। जी। लेकिन जिस तरह से आप एससी का करते हैं, एसटी का करते हैं, माइनॉरिटीज का करते हैं, वैसे ही ओबीसी एक ब्लॉक के तौर पे भी काउंटिंग होनी चाहिए और उसका परसेंटेज आना चाहिए। यही सारे लोगों ने, सारे कमीशन ने भी यही बात कही है। देखिए, मंडल आयोग का नाम बैकवर्ड क्लास कमीशन था, हाँ, पिछड़ा वर्ग, तो आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? तो एक परसेंटेज उसका आना चाहिए। अगर ये मुद्दा उठता है या बिल्कुल। समाज में लोग उठा रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब तक वो बड़े पैमाने पर इसको नहीं उठाती हैं, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार अपने इस फॉर्मेट में कोई चेंज करेगी? देखिए, अगर हम समझते हैं कि हम सभी जागरूक हों और विपक्षी पार्टियां इस पर दबाव बनाएं, तो बिल्कुल उनको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उनकी मंशा सही नहीं है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा कि देखिए, एक बहुत बड़ी धांधली हमारे देश में हो रही है ईडब्ल्यूएस को लेकर। प्रोफेसर के पद पर कैसे आप 8 लाख की सीमा तय करते हैं? एक प्रोफेसर का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के बाद होता है। इतनी लंबी सेवा के बाद से उसकी इनकम आप 8 लाख की सीमा में कैसे मान लेते हैं? और फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस को आप निःशुल्क फॉर्म भरवाते हैं और ओबीसी से फीस लेते हैं, दलितों से फीस लेते हैं। देखिए, न्यायपरक नहीं है। दरअसल इनको ओबीसी को मान्यता न देना पड़े, इसलिए जातियों में बांटना चाह रहे हैं। हमें चाहिए कि हम सभी लोगों को ओबीसी के में जो शामिल है, वो विपक्ष पार्टियों पर दबाव बनाए, सरकार पर दबाव बनाए कि निश्चय ही जो जनगणना हो जातियों की, उसका वर्गीय आधार पर विश्लेषण हो, एससी, एसटी और ओबीसी, और इस रूप में इसको मान्यता दी जाए। और तभी इसका उद्देश्य होगा, क्योंकि किसी भी काम करने का उद्देश्य बिखेर देना नहीं है उसको समाज में, कि हर आदमी उसको लेकर झुनझुना की तरह खेलता रहे। इसको देश के विकास में किस तरह हम इसको सहभागी बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे, इसलिए जरूरी है कि ओबीसी को कानूनी रूप से वैध माना जाए, मान्यता दिया जाए। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी बात बहुत बेबाक ढंग से रखी है। अब देखना है कि इस समाज के अंदर, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का समाज हो, अगड़ा वर्ग का समाज हो, या जो बौद्धिक वर्ग है इस देश का, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग समुदायों का, क्या इस विषय पर सचमुच न्याय की आवाज बुलंद करता है या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल।